नमस्कार मित्रों, योग साधकों, आशा करता हूं कि आप लोग तैयार होंगे आज के सेशन के लिए। और जो मैंने पहले निर्देश दिए थे कि हमेशा तैयारी अपने आप को, उसके लिए आप पात्र बनाइए। पात्र का मतलब होता आप उसके लिए एलिजिबिलिटी होता ना, वो कंडीशंस, एलिजिबिलिटी। तो वो पात्रता आपकी होनी चाहिए कि आप कोई भी आसन, प्राणायाम या कोई भी शारीरिक क्रिया कर सकें। अब आप सीधे आसनों को अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आधा घंटा तो समय दीजिए कि वॉकिंग कर लें, रनिंग कर लें, सीढ़ियाँ चढ़ लें, सूक्ष्म व्यायाम बैठे बैठे। अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो बैठे बैठे सूक्ष्म व्यायाम कर लें। उसमें आप टू ये सिर वाला हिस्सा से लेके नीचे धीरे धीरे जो जोड़ बनते हैं, इधर जोड़ बनते हैं, फिर इधर जोड़ बनते हैं, फिर हाथों का ये जोड़ है, ये इन जोड़ों को हिलाना है बस। बेसिकली अगर आप, मैं ज़्यादा टेक्निकल ना जाऊँ तो सीधे जैसे इन जोड़ों को हिला लिया, इनको घुमा लिया, उसके बाद थोड़ा और नीचे आए, कमर वाले हिस्से को थोड़ा खड़े होकर उसको घुमा लिया, रोटेट कर दिया दाहिने बाएं। फिर पैरों को ले लिया तो पैरों से अब आप नीचे आए, घुटनों को घुमा लिया, घुटना आगे पीछे दाएं, शारीरिक क्षमता के अनुसार, जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार दाएं बाएं, ऊपर नीचे रोटेट कर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। फिर आए टखने पे, एंकल पे आए, एंकल को दाएं घुमाया, बाएं घुमाया, ऊपर नीचे। जो जोड़ जिस तरह से बना हुआ है, अब ये वाला जोड़ इस टाइप का बना हुआ है, अब ये वाला जोड़ को आप ऐसे 360, इसको आप ऐसे नहीं कर सकते, इसको आप, इस जोड़ को तो आप ऐसे ही कर पाएंगे। कंधे वाला जोड़ ऐसा है कि ये सॉकेट के अंदर 360 डिग्री घूम जाता है, तो वो गर्दन। अब ये वाला है, गर्दन का आप ऊपर नीचे कर सकते हो, गर्दन का दाएं बाएं और गोल घुमा सकते हैं। तो समय सीमा कितनी रखनी है और फ्रीक्वेंसी कितनी, 5 बार का, 3 बार करना है, एक ही बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार, 10 बार, वो निर्भर करता है आपकी आयु, वो निर्भर करता है आपका शारीरिक क्षमता, वो निर्भर ये करता है कि आप पहले कुछ करते भी थे कि नहीं। अचानक आपने 10 साल 20 साल से कुछ किया ही नहीं है और अचानक आप करने लगे, गर्दन को यूं घुमा दिया, तो गर्दन में कई बार क्रैम्प आ जाते हैं, दर्द होने लगता है, मसल्स पुल हो जाते हैं, तो वो सावधानी रखनी पड़ती है। अब आपने, डॉक्टर ने कहा, किसी मित्र ने कहा भाई ये किया तो मेरा ये ठीक हो गया, तो वो सने सने धीरे धीरे हो जाता है। इसी तरह यहाँ देखा मैंने, बहुत सारे लोग नर्सरी में जाते हैं, आस पड़ोस मित्रों के यहाँ चले जाए, देखा अच्छे से पौधे लगे हुए हैं, गुलाब का पौधा, इसका पौधा, उसका पौधा, और खरीद के ले आए। उसको देखभाल की जरूरत होती है, उसको सही समय में पानी कितनी मात्रा में देना है, ज़्यादा देना है, कम देना है। किसी पौधे को बहुत कम पानी हफ्ते में 1 बार चाहिए, किसी पौधे को 2 दिन में चाहिए, और तुलसी जैसा पौधा, उसको थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए होता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनको बड़ा मौसम के हिसाब से पानी देना होता है, किसी को मिट्टी अलग होती है, किसी के खाद ज़्यादा होती है, किसी को खाद कम होती है। एलोवेरा है, उसमें बिना खाद के भी बहुत बढ़िया हो जाता है, बहुत कम पानी चाहिए होता है। तो ये इसी तरह से हर आसन को ऐसे ही देखना पड़ता है। हर आसन की अपनी सीमाएं हैं, हर आसन को कितनी मात्रा में करना है, कैसा करना है, कितनी तीव्रता से करना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में करना है, वो आपकी आयु के ऊपर, इंडिविजुअल, जैसे पौधे अलग अलग हैं वैसे ही आपका व्यक्ति विशेष का शरीर भी अलग अलग है, उसका भी पोषण, उसको भी व्यायाम देने की मात्रा वो निर्धारित करता है, वो बताता है। आप अपनी समस्या बताते हैं, योग शिक्षक उसका समाधान बताता है। तो इसलिए अनुभवी, प्रशिक्षित, वो पिछले 20 साल से कर रहा है, अगर उसने किसी योग गुरु के सानिध्य में किया है तो वो तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। प्रमाणीकरण किया है, किसी अच्छे संस्थान से योग शिक्षक की उपाधि प्राप्त की है, तो वो भी उसमें उत्तम शिक्षक बनते हैं। फिर आप सीधे ही किसी विश्वविद्यालय संस्थानों से किया हुआ परीक्षाएं, तो वो भी एक अलग स्तर बनता है। फिर आपका योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड से आपने विभिन्न चरणों में, जब वहाँ पे सर्टिफिकेशन पास करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सारे स्कूलों को, बहुत सारे विद्यालयों से, बहुत सारे संस्थानों से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी।
तो तब जाके आप वो परीक्षाएं अलग अलग चरणों की पास कर पाएंगे। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, अब गूगल में टाइप करें और आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत है ना, आयुष डिपार्टमेंट के अंतर्गत योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है। पहले ये स्किल इंडिया के तहत था, फिर उसके अलावा उससे पहले जो हमने किए थी परीक्षाएं की भी थी, कराई भी थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत किया था। तो ऐसे प्रमाणित हो, है ना, और विश्वसनीय संस्थान से जिन्होंने किया हो उनसे आप योग सीखें। यूट्यूब में कोई भी उठा के बना देता है, उसकी प्रामाणिकता की जांच किए बगैर आपको नहीं सुनना जरूरी है। एनालिसिस, सिंथेसिस, मूल्यांकन, इवेल्युएशन आपने करना है और फिर उसके बाद करें। चलिए, ये तो थी सामान्य के लिए सामान्य निर्देश। अब प्रारंभ करते हैं आज के सेशन। ये इसलिए बताना जरूरी है कि सीधे योग आसन तो वो तो आपको यूट्यूब में मिल ही जाते हैं कहीं पर भी, आप उसको फेसबुक में देख लीजिए, यूट्यूब में देख लीजिए, और बहुत सारे अन्य तरीके हैं और उनसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मगर इस तरह से समझा के बताना वो एक अलग विषय हो जाता है। ये तो वो सब बातें सब आती है अनुभव के अनुसार। तो 3 बार ओम का नाम, ओम का नाद, ओम, महर्षि पतंजलि के नाम पे बहुत सारे गीत बने हैं, बहुत सारे मंत्र बने हैं, बहुत सारे उनके ऊपर लेख भी हैं। तो उनमें से जो उनके लिए लिखा गया है, महान जो हमारे योगी थे उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, वो इस प्रकार है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवर मुनिना पतंजलि प्राञ्जलिरातो अस्मि, पतंजलि प्राञ्जलिरातो अस्मि, पतंजलि प्राञ्जलिरातो अस्मि। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे आंखों को खोलो। तो हम लोगों ने चर्चा की महर्षि पतंजलि की, उनके अष्टांग योग। उन्होंने कहा था कि योग के 8 अंग होते हैं। योग जो है केवल एक आसन का नाम नहीं है, योग एक समग्रता के साथ। तो उन्होंने एक दर्शन दिया था, एक पुस्तक लिखी थी, योग दर्शन। भारतीय दर्शन 6 हैं जिनके ऊपर इंडियन फिलॉसफी किसे कहते हैं, उनमें से एक दर्शन आता है, जैसे सांख्य दर्शन मुनि कपिल का है, ऐसे ही ना, ऐसे करके पूरे 6 तो हमारे हैं आस्तिक दर्शन, 3 हैं नास्तिक, जो वेदों की सार्वभौमिकता, जो उनकी विश्वसनीयता को मानते हैं, वो तो हो गए आस्तिक, मतलब वो वेदों की परंपरा को मानते हैं। 3 दर्शन ऐसे हैं जो वेदों की परंपरा को नहीं मानते। तो इस तरह से टोटल हो गए 9 दर्शन। उसमें जैन, बौद्ध, चारवाक का हो गया, वो हो गए नास्तिक दर्शन। वो भी हम उतना ही मानते हैं जितने आस्तिक दर्शनों को मानते हैं। तो महर्षि पतंजलि की जो पुस्तक है योग दर्शन, जो उन्होंने फिलॉसफी दी थी, वो था योग दर्शन का। उन्होंने ग्रामर, संस्कृत व्याकरण के ऊपर भी चर्चा की थी। उन्होंने चर्चा की थी आयुर्वेद के ऊपर। तो योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, है ना, योग के द्वारा शरीर की शुद्धि, चित्त की शुद्धि के लिए उन्होंने योग को दिया। शरीर की जो व्याधियां और बीमारियों को दूर के लिए उन्होंने आयुर्वेद की संरचना की, और वाणी के शुद्धिकरण के लिए संस्कृत के व्याकरण की
को उन्होंने व्याख्या की और उन्होंने सूत्र लिखे। तो ऐसे महर्षि, ऐसे महान व्यक्तित्व को हम प्रणाम करते हैं। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलम शरीर सच वैद्य, वैद्य की तरह भी आयुर्वेद और योगी के तौर पे योग सूत्र, और वाणी में जो उन्होंने संस्कृत के भाष्य लिखे, जिससे कि भाषा और समृद्ध और ज्यादा प्रभावी हो। उनके योग दर्शन में उन्होंने 8 पदों की चर्चा की थी। तो 8 पद जो हैं, उन्होंने कहा था 8 अंगों को मिलके ही योग बनता है, केवल आसन नहीं। उन्होंने कहा था यम, पहले यम, आप क्वालिफाई तो करो। आप कोई टेस्ट देना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सीए या कुछ भी बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, आप बहुत भारत की क्रिकेट टीम में शामिल होना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप कोई फैक्ट्री खोलें, आप होटल खोलें, आप इस तरह से औद्योगिक संस्थान खोलें, तो उसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी और सामर्थ्य भी तो होनी चाहिए, है ना। अभी आपको नीट की परीक्षा, अभी बीच में आपने देखा था छात्रों का आंदोलन था कि नीट की परीक्षा में ये हुआ, पेपर लीक हुआ, तो उसके लिए हर कोई छात्र क्वालिफाई कर रहा वही तो बैठेगा एग्जाम में। तो उसके लिए जो व्यक्ति, उसके लिए क्वालिफिकेशन, जो बेसिक क्वालिफिकेशन, आयु और शिक्षा का पूर्व स्तर, वो भी तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा योग साधक को बनने के लिए आपकी पात्रता भी तो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उसके लिए 8 चरण हैं, 8 सीढ़ियां हैं, 8 स्टेप। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। 8 चरण में आप सिद्ध योग साधक होंगे, और योग के जो आपको जो मिलना है, योग से जो लाभ मिलना है, तब मिलता है पूर्ण रूप से। उसमें आप हाईएस्ट लेवल के जो योग साधक हैं, अब आप उनमें ले लीजिए कि भगवान राम, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, है ना, और महावीर, गुरु नानक देव, कबीर, इस तरह के ये प्रथम श्रेणी के साधक हैं। ये तो पिछले जन्म के कर्मों के साथ ये कैरी फॉरवर्ड करके इस लेवल में आते हैं। बहुत सारे आपने सुना होगा, बच्चा 4 साल का गीता पढ़ लेता है, 5 साल की उम्र में जो है वो वेद कंठस्थ हैं। कुछ बच्चे को एक बार सुना दो तो वो वैसे का वैसे ही रिपीट कर देता है। वो होता कैसे है कि वो पिछले जन्म के संस्कारों के साथ वो कैरी फॉरवर्ड कर्म जो है साथ चलते हैं। आपके साथ धन संपत्ति सारे वैभव यहीं छूट जाते हैं। जो आप कर्म संचार जो करते हैं, संकलित करते हैं, वो आगे जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो इसलिए वो 4 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, बहुत सारे लोग देखें कि वो 15 साल में एमएससी कर डाली, एमए कर लिया, और शंकराचार्य की जीवनी जरूर पढ़ें आप, या अगर आप यूट्यूब वगैरह में कोई एक अच्छा प्रमाणिक वो हो, वो भी देखें कि इतनी कम उम्र में पूरे भारत का भ्रमण करके पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया था। जब सनातन केवल कुछ मंदिरों और कुछ संस्थानों, कुछ अखाड़ों तक ही सीमित रह गया था, उनको कैसे उन्होंने बांधा, कैसे फिर पुनर्जीवित किया। तो ऐसे व्यक्तित्व जो होते हैं, ये तो अपने साथ ही पूरे पुराने संस्कार लेके चले जाते हैं। तो ऐसे महान लोगों के लिए तो बहुत समस्या है नहीं, क्योंकि वो अपने संस्कार, जो हम जैसा सामान्य व्यक्ति है उनके लिए उन्होंने कहा कि भाई आपके लिए तो फिर बहुत चीजें मेहनत करनी पड़ेगी, आपको आपके लिए पहली पात्रता जांचनी पड़ेगी। वो तो कुछ जो ऐसे विलक्षण प्रतिभा के लोग तो वो तो पात्र हैं ही, और वो ऑलरेडी सब कुछ प्राप्त किए हुए, वो ब्रशअप करते हैं इस जन्म में। हम जैसा साधारण व्यक्ति उसको क्या करता है, सीखता है। तो उन्होंने फिर बोला कि मैं बताता हूं आपको क्या करना है। उन्होंने कहा पहला पद है यम, फिर है नियम, है ना, फिर बोला आसन, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। महर्षि पतंजलि ने जो पुस्तक लिखी थी, जो सूत्र लिखे थे, जैसे E=mc², a+b का होल स्क्वायर, a² + b², है ना, +2ab, इस टाइप के मूलधन का, सिंपल इंटरेस्ट का बहुत सारे सूत्र फॉर्मूले होते हैं। लिखे तो छोटे से होते हैं, है ना, E=mc² हो गया छोटा सा। अब उसको एक्सपेंड करेंगे तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, वो इतना बड़ा हो जाता है, उसके फिर आगे पीछे सब कुछ जाना पड़ता है। तो उन्होंने कहा भाई, पतंजलि योग सूत्र लिखा, उसमें उन्होंने 195 सूत्र लिखे, 195 फॉर्मूले लिखे, और वो A4 पेपर पर आ जाते हैं, और उनको उन्होंने डिकोड, उनको समझना पड़ता है।
उनको समझने के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो यम, उन्होंने कहा कि भाई आपको योग जो है वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तब जाके आप हाईएस्ट लेवल पे पहुंचते हैं। 8 चरण है ना। तो यम हो गया, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो 8 चरण है। अब हर एक को अगर आप व्याख्या करेंगे तब एक को समझ में आएगा आपको कि, तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि ये जब आप करोगे तब आप इसके वैभव को प्राप्त करोगे। तो उनके 195 सूत्र जो पहला खंड है वो उसमें क्या है कि 51 सूत्र है, दूसरे वाले में 55, उसके बाद अगले वाले में 55 विभूति पाद में 55 है, फिर आपका कैवल्य पाद में 34 है, तो टोटल 195। तो उन्होंने बताया था कि योग को श्रेष्ठ उस उच्च में पहुंचने के लिए आपको इन चरणों में जाना पड़ेगा। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो ये सारी चीजें जब आप करोगे तो तब जाके आप योग के परम वैभव को आप प्राप्त करोगे। तो ये उनके 8 हो गए। तो उसमें यम फिर 5 हो गए, नियम फिर 5 हो गए, फिर अलग अलग, फिर आसन तो आपको मालूम ही है, आसन तीसरी सीढ़ी है। आसन में आप जो है जितने मनुष्य हैं, प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, उनके नाम पे आसन बने हुए हैं। तो उन आसनों को फिर आप सिद्ध करोगे। फिर यम, नियम, आसन, प्राणायाम करोगे। प्राणायाम भी लगभग 20 प्रकार के, वही हमारी श्रृंखला चल रही है। तो इस तरीके से आप इसके लिए अपने आप को पात्र बनाते हैं। पात्र बनने के बाद आप उनके पहले यम, नियम, यम है ना, शौच, संतोष, तप, श्रद्धा, ईश्वर प्रणिधान, ये सत्य, अहिंसा, अस्त्य, ब्रह्मचर्य। तो इस तरीके से आपके ये इनकी अलग चर्चा करेंगे। तो ये अलग एक एक सूत्र ही आपका एक दिन, आपका 2 घंटे 3 घंटे ले लेता है अगर आप उसको समझना शुरू करें। तो हैं 195 सूत्र A4 पेपर में आने वाले, उनको समझने के लिए लगभग अगर आपने उनको समझना है तो बहुत लंबा समय चाहिए, 2 से 3 साल तक लग जाते हैं उसको जीवन में समझने में और फिर जीवन में उतारने में। तो अब हम ये तो कर रहे थे महर्षि पतंजलि को, मैंने जो इसलिए बताया था कि उनका जो फाउंडेशन है वो महर्षि पतंजलि है, योग के प्रवर्तक भी वही हैं, और उनको समझने से आप योग के अलग एक पहलू को समझेंगे। तो हम बात कर रहे हैं, हम सीधे तीसरी सीढ़ी में चढ़ गए। हम चढ़ गए तीसरी, फिर चौथी सीढ़ी में पहुंच गए। हमने सीधे लिए यम, नियम की तो चर्चा ही नहीं करी, 5 यम 5 नियम की चर्चा नहीं करी। हम आ गए सीधे आसन, हम आ गए सीधे प्राणायाम। तो वो जो सरल है, जो दिखता है, जो महसूस किया जा सकता है। यम, नियम थोड़ा सा आपके कॉग्निटिव एक्टिविटीज के साथ संबंध है, जिनका मानसिक तौर पे है ना, तो वो थोड़ा समझने में कठिन होता है, तो उसको बाद में चर्चा करते हैं। वो कभी हम बात करेंगे, योग दर्शन की पूरी कक्षा हम संचालित करेंगे, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। तो हम क्या करें कि हमने सीधे लिए योग के ऊपर चर्चा की, उसमें हमने लिया अष्टांग योग का ही, महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग की जो श्रृंखलाओं को हमने लिया, मगर हमने पहली सीढ़ी छोड़ दी, दूसरी सीढ़ी छोड़ दी, तीसरे में सीधे कूद गए और उसमें हमने आसन शुरू कर दिए। क्योंकि ये दिखता है, फिजिबल है, और टेंजिबल, नॉन टेंजिबल जो चीजें होती है ना, आपकी जो चीजें दिखती हैं, जो चीजें महसूस की जाती हैं, फील टच वाला, वो जल्दी समझ में आती है। तो इसलिए आसन ले लिए। तो इसमें हमने लिया था बहुत सारे खड़े होके, बैठ के, और उसमें सूक्ष्म व्यायामों से साथ जोड़ के भी अलग अलग किए। फिर हम आगे प्राणायाम में। प्राणायाम में हमने पहले लिया था पहला भ्रस्तिका, उसको समझा था अर्थ, उसके लाभ, उसकी सावधानियां, ये सब। उसके बाद आपका आ गया कपालभाति, फिर तीसरा था वायु प्राणायाम, है ना। फिर आपका आ गया अनुलोम विलोम, फिर आ गया आपका भ्रामरी, फिर आपका आ गया उद्गीत, है ना। और भ्रामरी, उद्गीत के बाद अब आता है आपका प्राणों से प्रणव का ध्यान। ये फिर थोड़ा सा शांत, मैं बैठा क्यों, ऊपर क्यों बैठा हूं कि जिसके द्वारा आपको आराम से बता सकूं कि बहुत से लोग जो बैठ नहीं सकते जमीन में, वो आप लोग जो प्राणायाम, बहुत सारे प्राणायामों को आप बैठ के आराम से कर सकते हो।
सुखपूर्वक किसी भी आसन में बैठे। अब यहाँ पे इसमें सबसे अच्छी बात क्या होती है कि आपका ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये अगर आप नीचे बैठते हो, आलती पालती मार के बैठते हो, या आप किसी भी आसन में बैठते हो, तो 90 डिग्री बनाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। तो इसके लिए आपने क्या करना है, अगर आप ऐसे बैठ जाते हो तो 90 डिग्री में बैठ सकते हो। अगर कम आयु वर्ग के लोग हैं, जो शरीर जो एथलेटिक बॉडी है, वो तो जमीन में ही बैठे हैं आराम से, क्योंकि वो थोड़ा सा अभ्यास करेंगे तो उनके घुटने जमीन ये नीचे की तरफ लग जाते हैं। तो 90 डिग्री का एंगल बनता है, जिसके ये वाला जो कोर वाला रीजन है, इसके ऊपर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। और ये कोर अगर यूं झुक गया तो ये फिर ये दबाव पड़ता है, तो यहाँ पे जो सांसों का आना जाना होता है, जिससे ये एक्सपेंशन होता है लंग्स का नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, वो कम हो जाता है। तो पूर्णतः जो लाभ मिलना होता है वो नहीं मिल पाता। एक अनावश्यक दबाव इसमें होता है। किसी किसी के कमर में दर्द होने लगता है, लंबे समय से बोला सब बैठ के कपालभाति किया, दर्द होने लगा कमर में। किसी का कई बहुत सारे कंट्राइंडिकेशन होते हैं। यहाँ पे क्या करें, आराम से सुखपूर्वक बैठे। 8वां प्राणायाम है ना, तो उसको आपने कैसे सिद्ध करना है। इस प्राणायाम को कहते हैं सब ध्यान मेडिटेशन भी कह लो, और टेक्निकल उसमें इसको प्राणों से, प्रणव का ध्यान, प्राण वायु से, प्रणव माने ओम। और महर्षि पतंजलि ने कहा था तस्य वाचकः प्रणवः। केवल लिखा हुआ ओम नहीं, जो ध्वनात्मक ध्वनि जो उत्पन्न होती है, जो वो उससे मतलब है, वो जो आकार रहित ईश्वर है, निराकार है, उसके साथ आपका संबंध, उसके साथ आप कम्युनिकेट करते हैं ओम के माध्यम से। वही ईश्वर के स्वरूप है। अगर आप पूछे ना कि जो ध्वनि है ओम वाली, वही। तो प्राणों से प्राणों का आवागमन कैसा हो, ये, और ओम का ध्यान, यू फोकस योर कंसंट्रेशन ऑन द ओम। तो उसके लिए हम बैठ जाते हैं सुखपूर्वक किसी भी आसन में। ये वाला तो एक तो कुर्सी आसन हो गया, मुस्कुराता चेहरा, मेरुदंड सीधा। ये इसको कितना डिग्री रखा जाए, इसको 90 डिग्री इसको भी रखिए। एक तो 90 डिग्री का कोण ये बना, और एक 90 डिग्री का कोण आपका ये बन रहा है, ये इसके साथ ये इसको लगा लीजिए उल्टी तरफ, ये गया ये आया। इसको ऐसे नहीं, ऐसे सरलता के साथ, हाथों को सहजता के साथ रखें। हाथ चाहे तो बंद कर लें। अगर आपको, कई लोगों को ऐसा ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस, उसको अब ये ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा लगेगी कैसे, लगेगी नहीं, तो हाथ ऐसे ही ढीले छोड़ दें, कंधे ढीले छोड़े, मुस्कुराता चेहरा। धीमी गति से सांसों को लेते हैं। ये आपका है ना, ब्रीदिंग होती है। एक तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग, ये आपका फॉरेन है ना, ये वाला, और ये एक छाती वाली ब्रीदिंग, और एक होती क्लेविकुलर ब्रीदिंग, ये, और एक होती सबको मिला के योगिक ब्रीदिंग। तो पेट, एब्डोमेन पेट वाला, छाती वाला, और ये कंधा कॉलर बोन के साथ ऊपर सांस लेते हैं, उन सबको मिला लीजिए एक साथ, एक समन्वय के साथ। नॉर्मल जो सांस लेते हैं, धीरे धीरे सांसों को लें, ऐसे छोड़ते हैं। सांसों की गति को बहुत धीमी कर देते हैं। हमने बताया था भ्रस्त्रिका में 3 सेकंड लेना है, 3 सेकंड छोड़ना है। कपालभाति में 1 सेकंड का एक स्ट्रोक या 2 सेकंड का एक स्ट्रोक। है ना, तो ये सब बताया था। अनुलोम विलोम में भी 3 सेकंड सांस को लेना, 3 छोड़ना। यहाँ पे जो 3 सेकंड की सीमा थी या 1 सेकंड की सीमा थी, उसको थोड़ा बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करें, इसको ले जाएं आप 5 सेकंड धीरे धीरे, 5, 4, 5, 6, 7, 8, धीरे धीरे, महीने भर, 2 महीने में, साल भर में 10 सेकंड 12 सेकंड तक ले जाए। इतनी धीमे सांस लें कि सांस महसूस भी ना हो। ये तो ये आपने जो भी क्रियाएं की, यहाँ बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं होगा, लगेगा नहीं, आप लगेगा मूर्तिवत हो गए।
महात्मा बुद्ध को आपने ऐसे देखा होगा, विपासना वगैरह में हो जाता है। पिरामिड वैली वाले उसमें जाएंगे आप, वो भी आपको बोलते हैं कि एक वो उनकी फोल्डिंग चेयर ऐसी होती है जिसमें आप आराम से जमीन में ही बैठ जाते हैं, थोड़ा पीछे से उठी होती है और आपके घुटने जमीन पर लग जाते हैं। पिरामिड वैली वाला जो है वो भी पिरामिड वैली मेडिटेशन आपको करिए, विपासना का आप देखिए। और हार्टफुलनेस जो आपका हैदराबाद में श्री दाजी उसको संचालित करते हैं, उनमें भी विश्व का सबसे बड़ा योग केंद्र वो है। एक साथ 1 लाख लोग मेडिटेशन कर लेते हैं वहाँ पे ऐसे ही बैठ के, पूरा ध्यान आती जाती सांसों पे रहे। आखिरी प्राणायाम है और इसमें प्राणों से प्रणव का ध्यान किया जाता है। प्राण तो प्राण आपको है, प्रणव ओम हो गया, तस्य वाचक प्रणव, वो जो है उसके ऊपर ध्यान। विचारों को रोके नहीं, विचारों को टोके नहीं, विचार जैसे आ रहे आने जाने दें। विचार जब तक जीवित हैं तो विचार तो आएंगे ही। इसी को धीरे धीरे योगी पुरुष समाधि की तरह अग्रसर होते हैं। जो वृत्तियां होती हैं, जो हमारे दोष होते हैं, उन सारे चीजों का ही तो सामूहिक संकलन हमको संचालित करता है। उससे आप निरपेक्ष हो जाएं। आपके पूर्व के अनुभव, वर्तमान के अनुभव, चिंताएं, ये सब आपको व्यग्र करती हैं। आप धीमी गति से, इतनी धीमी 10-5 जो भी आपकी सामर्थ्य है, आपकी आयु उसके अनुसार हल्के हल्के सांसों को लें। आंखें रहेंगी बंद। सांसों को बाहर जाते हुए महसूस करें, सांसों को शरीर के अंदर प्रवेश होते हुए महसूस करें। जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, विचारों का समूह टूट पड़ता है। ऐसे ऐसे विचार आपको यह आएंगे कि जो आपने पहले कभी सोचा भी नहीं होगा। कई बार बचपन की मध्य और फिर स्कूल का टाइम, ऑफिस का, घर परिवार संबंधों के बीच में वो सारे विचार आने लगते हैं। अब क्या करें? कुछ ना करें, शांत बैठ जाएं, उनको आने दीजिए ना। आप रोड में, व्यस्तम रोड में खड़े हैं, ट्रैफिक चल रहा है, तो उससे आपको क्या दिक्कत आ रही है तो आप भी उस रोड के ही पार्ट, चौराहे के। और जो ट्रैफिक पुलिस का बैठा है उसमें मैनेज कर रहा है, आजकल तो ऑटोमेटिक वो बैठा रहता है, शीशे का ग्लास लगा के, वो जो ग्लास होता है उसके कमरे, उस तरह का एक कमरा नुमा एक वो होता है स्ट्रक्चर, उसमें बैठ के वो देखते रहते हैं। तो ट्रैफिक में कुछ भी हो रहा है तो वो तटस्थ होके मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अवलोकन करते रहते हैं ट्रैफिक का। और कभी बार इमरजेंसी हो गई, कुछ एम्बुलेंस आ गई या उच्च अधिकारी आ गए, उसके लिए वो ट्रैफिक को वो मैनुअली मैनेज कर लेते हैं। बाकी उसके अलावा निश्चित रूप से वो कोशिश करते हैं तनाव रहित रहें। अगर आप देखें मेडिकल के, अगर आप जो भारतीय गूगल में सर्च करें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियन डॉक्टर्स, दूसरा टाइप करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारतीय चिकित्सकों की और सामान्य व्यक्तियों की, तो आप हैरान हो जाएंगे। भारतीय चिकित्सकों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 55 to 59 के आसपास है, 55 से 59। और सामान्य व्यक्ति जिसमें रिक्शा वाला, तांगे वाला, सलम वाला, किसान, मजदूर, व्यापारी, सैनिक, पुलिस, ये सारी चीज़ें सब सामान्य व्यक्तियों को 71 से 72 साल है। आज़ादी के बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है पूरे भारत की। और उसमें चिकित्सकों का ऐसा क्यों है कि 55 से 59 बहुत विचारणीय प्रश्न है, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। चिंताएं, स्ट्रेस, अनियमित समय पे भोजन करना, वर्कलोड ज़्यादा होना, अनिश्चित लाइफ स्टाइल, आप हॉस्पिटल में है, इमरजेंसी है, आपको जाना ही जाना है, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, MBBS की पढ़ाई करने में, नीट एग्ज़ाम क्लियर करने में, PMT पहले कहते थे, उसको पास करने के लिए वो क्लास 7-8 से तैयारी हो जाती है। वो स्ट्रेस, फिर MBBS पढ़ा, फिर उसके बाद आगे PG करने के लिए फिर स्ट्रेस,
फिर पीजी की परीक्षा, और जब आप तैयार हुए 20-25 साल में, तब आप बिल्कुल युवा, तब आपका अनुभव गेन करने के लिए आपने दिन रात मेहनत करी। वो स्ट्रेस, पेशेंटों के साथ ज़्यादातर आपका इंटरेक्शन वो बहुत सारी बीमारी के साथ आते हैं, तो वो उनसे आप निपटते हैं, उनके तनाव को आप देखते हैं। तो जैसे माहौल में रहता है वैसे ही आपका स्वभाव भी बन जाता है। उन तनाव दबाव के बीच में लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बहुत सारे कार्डियोलॉजिस्ट आपने देखे होंगे कि कुछ दिन पहले हरियाणा के जो कार्डियोलॉजिस्ट की डेथ हो गई, 2 ऑपरेशन करके आए थे रात के 11 बजे, 11 बजे जब वापस आए तो बाथरूम में गए, वहीं गिर गए। एक ऐसे ही बड़ौदा में हुआ था। इसी तरीके से आपके चेन्नई में हुआ, युवा डॉक्टरों की डेथ हो जा रही है। उसके अलावा युवा बहुत सारे जो तनाव दबाव में रहते हैं किसी भी क्षेत्र में हो वो, तो वजह क्या है कि लिखा है कि ना, प्रज्ञापराधी सर्वरोगस्य मूल कारण है। जिस व्यक्ति को स्ट्रेस है तो वो जननी है सभी रोगों की। स्ट्रेस वो रोगों का घर है। जिसका तनाव है उसका पाचन तंत्र गया, उसका नींद, उसका आराम, उसका चैन सब गया, उसकी पूरी दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है, और उसका प्रभाव पड़ता शरीर के जो सेंसिटिव ऑर्गन्स हैं, जो मुख्य अंग है उनके ऊपर, लीवर, किडनी, पैंक्रियाज, पाचन तंत्र तो सबसे पहले ध्वस्त होता है। तो प्रज्ञापराधी सर्वरोगस्य मूल कारण है। प्रज्ञापराध माने शोभ, विशोभ, दुख, संताप, उसकी वजह से, तो वो कम करने का सहायक होता है। प्राणों से प्रणों का ध्यान, ऐसे बैठ गए, खाली ले बैठ गए, रात को नींद नहीं आ रही, ऐसे ही बैठ गए, या लेटे लेटे ही पूरा ध्यान धीमी गति से सांसों को लेना और छोड़ना। स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, बीपी बढ़ा हुआ है, और अगर आप शरीर को रिसेट मोड में लाना चाहते हैं तो ऐसे ही बैठ जाए करें, और मुस्कुराते चेहरे के साथ आप इसकी समय सीमा को 1 मिनट से 2 मिनट, आपकी सामर्थ्य, आपकी आयु, आपका अनुभव, आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार इसको 1 मिनट से लेके 10 मिनट, 10 से लेके 20 मिनट, फिर आधा घंटा, 1 घंटा तक किया जा सकता है। पिरामिड वैली में तो इसको 3-3 घंटे तक, जो विपासना में और इसी तरह से लंबा समय दिया जाता है। हार्टफुल मेडिटेशन में जाते हैं तो लगभग 40 मिनट है ना, 25 से 40 मिनट तक का समय रहता है। और हम जो आपको करा रहे हैं ये तो अभी आपको एक मॉडल, एक डेमो, एक प्रदर्शन किया है कि कैसे होता है मेडिटेशन, इसका लाभ क्या होता है। आपकी आयु को बढ़ाने वाला, आपकी अगर आयु अगर फिक्स है आपकी, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने वाला है ना। सर सांसों में ईश्वर ने निश्चित किया हुआ, मगर गुणवत्ता के साथ आप जिएंगे, आप प्रसन्नचित होकर जिएंगे, आप मुस्कुराते हुए, आपका जो यौवन है वो चिरस्थायी रहेगा। आपने कहा था ना च्यवनप्राश के जो वो थे जिन्होंने च्यवनप्राश, चरक ऋषि, तो वो अभी ये आप ऐसे थे, उस तरह से आप बहुत सारे लाभ आपको मिलेंगे। हार्ट अपना अच्छा काम करेगा, लंग्स अपने संयोजी, अब कितने आराम से लंग्स काम कर रहे हैं, न धड़कन है न कुछ है, बिल्कुल सामान्य। पाचन तंत्र अपना बढ़िया से काम कर रहा है, किडनी अच्छा काम कर रही है, लीवर है, पैंक्रियाज है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लिम्फेटिक सिस्टम, ये आपका बहुत रिसेट मोड में, काम मोड में कर देते हैं। मिनिमम बेयर मिनिमम है ना, कई बार होता है ना बैटरी कम है गाड़ी की, तो वो मोबाइल की, तो वो ऑप्टिमल, बहुत कम से कम ऐप्स का उपयोग करता है उस टाइम पे। तो आप भी अभी इस कम से कम, सबसे कम चीज़ों का उपयोग करते हुए मिनिमम बेयर मिनिमम आवश्यकताओं का पूर्ण का वो कर रहे हैं, जिससे शरीर को पूरा लाभ मिल रहा है। शरीर अपने आप को तैयार करता है रोगों से, बीमारियों से लड़ने में। तो ऐसे करके काफ़ी देर आप जब बैठ जाते हैं, ये है ना आपका, हमने जो प्राणायामों की श्रृंखला शुरू की थी उसका अब मुख्य लास्ट वाला प्राणायाम है। वैसे तो प्राणायाम 20 हैं, सूर्य वेदी है, चंद्र वेदी है, अन्य कई प्रकार के प्राणायाम अलग अलग रोगों में, अलग अलग मौसमों में किए जाने वाले हैं। ये ऐसे प्राणायाम हैं जो हर ऋतु में, हर समय किए जा सकते हैं। अब ये टाइम भी हो रहा है और अब हम चलते हैं। ये फिर धीरे धीरे ऐसे किया, जब आंखें खोलते हैं तो आंखों को, मैं तो क्योंकि क्लास ले रहा हूँ तो आंखें खोलनी पड़ती, बीच बीच में देखना पड़ता है। आपने क्या करना है, फिर धीरे धीरे हाथों को 5, 10, 20 बार रगड़ा के घर्षित किया, फिर दोनों हथेलियों को जोड़ के आप लाएंगे अपनी आंखों के आगे धीरे धीरे। अब हम जब ये खोलेंगे आंखों को तो लगेगा कि नया सवेरा हुआ। कई बार आंखों में झरझर 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 करके ये आने लगता है, पानी भी आने लगता है, आंसू से भी आने लगता है।
तो इस तरीके से आज हमने किया प्राणों से प्रणव का ध्यान। तो इस तरह इससे क्या होता है कि आपका जो ये कॉग्निटिव एक्टिविटीज वाला क्षेत्र है, ब्रेन का जो लेफ्ट और राइट और 3 पार्ट हैं इसके ना, फ्रंटल हो गया, मिडिल हो गया, लोअर, इनके समायोजन में, इनकी उर्वरकता में आपको सहायता मिलती है। बीपी आपका कंट्रोल, आप इसको करिए, एक बार बीपी चेक कर लीजिए, उसके बाद इसको करने के बाद फिर चेक करिए, तो आपको मालूम चलेगा कि बहुत फर्क पड़ गया है। तो हम आगे फिर कल एक और नए ज्ञान के क्षेत्र में आपको प्रवेश कराएंगे और फिर उम्मीद करूंगा कि आप इसको जीवन में अपनाएंगे। फिर हम एक पैकेज बनाएंगे डेली के, 10 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, क्या क्या किया जाना चाहिए। अगर आधा घंटा है तो क्या किया जाना चाहिए, अगर 2 घंटे हो, 1 घंटा हो तो क्या क्या किया जा सकता है, 2 घंटे हो तो क्या किया जा सकता है, 5 घंटे भी आप कर सकते हैं। जी हाँ, 5 घंटे कर सकते हैं। 5 घंटे मेडिटेशन भी कर सकते हैं आप वैसे बैठे, आप आराम से लेट के, बैठ के, कैसे भी हो, सपोर्ट, पीछे सपोर्ट ले लीजिए ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रहे कि बैठने की स्थिति सही हो, आपकी मानसिक स्थिति सही हो। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आपको बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो आज हमने चर्चा करी थी प्राणों से प्रणव प्राणायाम की। तो बात थोड़ा महर्षि पतंजलि के बारे में की थी, उनके अष्टांग योग के बारे में चर्चा की थी, है ना। और उसके अलावा क्या एक दैनिक जीवन में जब आप जब प्राणायाम करें, आसन करें, तो क्या क्या चीज़ें आपको तैयार करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब चीज़ों की चर्चा की थी, रिकैप किया था। आपको कैसा लगता है, आपको क्या सीखना है? क्या आप महर्षि पतंजलि द्वारा रचित पुस्तक योग दर्शन के बारे में जानना चाहते हैं, या अन्य कई साहित्य हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं? किसी आसन प्राणायाम में कोई डाउट होता है उसके बारे में, उसका ड्यूरेशन के बारे में, सावधानियां, कंट्राइंडिकेशन के बारे में भी आप पूछ सकते हैं। इस तरह से अगर आप जो भी है तो कमेंट में जरूर लिखिए। यही जो वीडियो है मैं इसको फिर यूट्यूब में भी अपलोड कर लेता हूँ, उसको हेल्थी लाइफ वेलनेस करके आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा यूट्यूब में, और इसको मैं एक्स में भी डाल देता हूँ। तो ये आपका विभिन्न जो माध्यम है लोगों तक पहुंचने के, उन सभी में मैं डाल देता हूँ। जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको बांटने में क्या है। चलिए अब चलते हैं शांति पाठ की तरफ। मन को शांत किया, ध्यान फिर वापस खींचा। ओम ध्याओ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों को व्यवस्थित किया और ऐसे ओपन किया। चलिए, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और समाज के लिए उपयोगी बने रहें। और इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।